हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप कॉलेज में हो और SD1 जॉब के लिए आप इंटरव्यू प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो क्या रोड मैप होना चाहिए, आखिर उसका आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। एक कंप्लीट रोड मैप आप लोग को बताने वाला हूँ जिसको आप लोग फॉलो कर सकते हो, चाहे आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो। अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करते हो तो आप कॉलेज कंप्लीट होते होते आपके पास बहुत अच्छी प्रिपरेशन रहेगी SD1 जॉब रोल के लिए। और मैं फोकस करने वाला हूँ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को, यानी अगर आप किसी अच्छी सैलरी वाली जॉब लेना चाहते हो तो आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम कैस है, मैं एक डेटा इंजीनियर हूँ और पिछले 3 साल से जॉब कर रहा हूँ। तो शायद मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे आप लोगों को कुछ गाइड कर सकूं और बता सकूं कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस रोड मैप को आप लोग फॉलो करना चाह रहे हो तो, या फिर किसी भी रोड मैप को फॉलो करते हो, कोई भी किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करते हो तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। पहला चीज़ ये है कि डू नॉट फॉल into the hell of tutorials। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, चाहे फ्रंट एंड हो गया, चाहे बैक एंड हो गया, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी हो गई, उससे रिलेटेड बहुत सारे आपको ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। और अगर आप सही ट्यूटोरियल या फिर सही रिसोर्स नहीं फॉलो कर रहे हो तो शायद आप कुछ ऐसी चीज़ पढ़ रहे होगे जो आउटडेटेड होगा, या फिर कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसका कोई बड़ा ऐसा हेल्प नहीं मिलेगा आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, अगर आप लीड कोड पे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्लीज़ पहले सॉल्यूशन ना देखा करो। पहले एक रीडेबल कोड लिखो जिसको आप भी समझ पाओ, सामने वाला भी समझ पाए, जिससे कि आपको इंटरव्यू में भी हेल्प मिलेगा। और अगर आपसे वो सॉल्यूशन नहीं बन पा रहा है, नहीं लिख पा रहे हो आप सॉल्यूशन, तब उसका कोई ऐसा हिंट देख लो या फिर कोई ऐसा रिसोर्स देख लो जहाँ से आपको उसके कॉन्सेप्ट के बारे में भी पता लगे, केवल कोड नहीं, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पता लगे और उसके साथ साथ उस प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व भी कर पाओ। तो चलो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं रोड मैप के बारे में। देखो, ये रोड मैप है, वीडियो भी थोड़ी बड़ी होगी, रोड मैप भी थोड़ा बड़ा होगा। ये डिपेंड करता है आप कौन से ईयर में हो, कॉलेज से पास आउट हो चुके हो या फिर कॉलेज में हो, तो आप जो ड्यूरेशन है उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जो पहला पार्ट है वो है बिल्ड योर फाउंडेशन। ये 6 से 7 महीने एटलीस्ट लगते हैं इस फेज में। बिल्ड योर फाउंडेशन में सबसे पहले आपको क्या करना है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट आता है, जैसे ही कोई उनको बोलता है कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो सबसे पहला डाउट आता है कि आखिर कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज़्यादा स्कोप है, किससे अच्छी जॉब मिल पाएगी। तो मैं यहाँ पे आप लोग को एक बात बताना चाह रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैटर नहीं करता है। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो, इधर पाइथन, जावा, C++, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो। हालांकि मैं रिकमेंड करता हूँ आप C या फिर C++ से स्टार्ट करो, जावा से भी स्टार्ट कर सकते हो, जिससे कि आपको जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जो प्रोग्रामिंग का एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में थोड़ा अच्छे से आइडिया लग सके और आप अच्छा एक प्रोग्रामर बन सको। दूसरी चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाह रहे हो, और ये बिल्ड योर फाउंडेशन का ही पार्ट है। आपको डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स का बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। यानी एरे से लेकर एक सिंपल, सबसे सिंपल एरे होता है, उससे लेकर जो ट्रीज हैं, ग्राफ्स हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग है, वहाँ तक का नॉलेज आपके पास बहुत अच्छे से होना चाहिए। और जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए ताकि आप उनको प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम इम्प्लीमेंट कर पाओ। देखो, बहुत पुराने वो दिन थे जब आपसे इंटरव्यूज़ में पूछ लिया जाता था कि बबल सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बाइनरी सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अभी वैसा टाइम नहीं है। अब आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, जिसमें इधर बबल सॉर्ट या फिर वो डायनामिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व हो। तो आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के, एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने रहते हैं। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी बात है, आपको जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। लेकिन अगर आप उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो आपके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको क्या करना है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स, उनके कॉन्सेप्ट्स को सीखना है और उसके बाद इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट कैसे करना है,
आपको पता होगा, आप लीड कोड पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, कोडसेफ पे सॉल्व करो, कोड फोर्सेस पे सॉल्व करो, गिग्स फॉर गिग्स पे सॉल्व करो, इट्स अप टू यू। किसी भी प्लेटफॉर्म को चूज करके वहां पे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हो। तीसरी चीज जो आपको बिल्ड और फाउंडेशन में पढ़ना है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स। देखो, कोई भी बड़ा एप्लीकेशन जब बनता है, किसी भी कंपनी में आप जॉब करने के लिए जाते हो तो आप सिंपल फंक्शंस नहीं लिख रहे होते हो। आप ऐसा नहीं है कि आप एक स्क्रिप्ट लिख रहे होते हो। एक्चुअल में आप एक बड़े एप्लीकेशन पे काम कर रहे होते हो, और बड़े एप्लीकेशन पे जब आप काम करते हो तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म यूज करना होता है। आपको ऑब्जेक्ट्स बनाने होते हैं, क्लासेस बनाने होते हैं। तो ये चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और मैंने ऐसा देखा है, जो फ्रेशर्स होते हैं उनके इंटरव्यूज़ में खास तौर पे ये ध्यान दिया जाता है कि उनको ये जो पैराडिग्म है उसके बारे में नॉलेज है कि नहीं। तो आप कोशिश करो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो उससे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म के बारे में सीखो, जानो उसको, और कोशिश करो जब आप कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करो किसी हैकाथॉन में या फिर कॉलेज में या फिर खुद का भी कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करो, तो कोशिश करो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म का यूज करो, जिससे कि इंटरव्यूज में आपको हेल्प मिले इन क्वेश्चंस का आंसर देने में। इसके बाद जो लास्ट पार्ट है बिल्ड और फाउंडेशन में, वो नॉर्मली आपके सीएस के फंडामेंटल्स होते हैं, जिनको आप सीएस के सब्जेक्ट्स बोलते हो। लाइक आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ो, आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ो, आप नेटवर्किंग के बारे में पढ़ो। हालांकि बहुत सारे लोग इन चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं, लेकिन ध्यान रखना, फ्रेशर्स जब आप एज अ फ्रेशर जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो इन सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इन चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं या फिर उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर आप किसी अच्छी कंपनी में जाना चाह रहे हो तो आप नेटवर्किंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, इन चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। दोस्तों, जो पहला फेज था वो 6 से 7 महीने चलेगा। ये डिपेंड करता है आप पे, आप इसको और लंबा कर सकते हो और छोटा कर सकते हो, यह आपके ऊपर है। इसके बाद जो दूसरा फेज आता है वो है प्रैक्टिस करने का। आपने अभी तक नॉलेज गेन कर लिया, थ्योरेटिकल नॉलेज गेन कर लिया। हालांकि आप थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करने के साथ साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन 6 महीने के बाद आपको केवल प्रैक्टिस करने हैं, और वो भी 6 से 7 महीने तक कंटिन्यूअस। कोई भी ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। अगर आपने प्रैक्टिस के दौरान थोड़ा सा भी ब्रेक लगाया, 1 हफ्ते का भी ब्रेक लगाया, तो आपको फिर से 0 से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ध्यान रखना, जो चीज़ें मैं आप लोग को बता रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, उसको जरूर से फॉलो करना, ताकि आप कॉलेज कंप्लीट करते करते एक अच्छी जॉब पा पाओ। तो देखो, आपको प्रैक्टिस क्या करना है। हालांकि जो चीज़ें मैं आप लोग को बता रहा हूँ मोस्टली लोगों को इनके बारे में पता होगा, लेकिन ध्यान से मेरी बातें सुनना। आपको प्रैक्टिस करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। आप लीड कोड पे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आप गिग्स व गिग्स पे सॉल्व कर सकते हो, आप कोड फोर्सेस पे कर सकते हो, कोडसेफ पे कर सकते हो। हालांकि इन प्लेटफॉर्म्स पे वीकली, मंथली कॉन्टेस्ट्स होते रहते हैं। बहुत सारे लोगों ने ICPC जो कॉन्टेस्ट होता है उसके बारे में भी सुना होगा। तो आपको क्या करना है, डेली आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। जो कॉन्सेप्ट्स आपने बिल्ड और फाउंडेशन में पढ़ा था, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम से रिलेटेड, आप लीड कोड पे सॉल्व कर सकते हो। हालांकि मैं बहुत बार आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग ब्लाइंड 75 जो प्रॉब्लम सेट है लीड कोड का, उसे जरूर से सॉल्व करो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं उनके पास लव के सीट्स हैं, स्ट्राइवर के सीट्स हैं। आप किसी भी सीट को फॉलो कर सकते हो। ये सीट्स में जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक्चुअली लीड कोड से लिए गए हैं, और वो जो प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड प्रॉब्लम्स हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में। तो अगर आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, देखो सेट 100 का हो, 200 का हो, 300 का हो, डजंट मैटर, आप सेट को जब सॉल्व कर रहे हो तो आप उन प्रॉब्लम्स को समझ के उनको सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद जब आप रिवाइज कर रहे हो उन चीज़ों को, दोबारा से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, तब उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, बहुत बार ऐसा होगा आप लोग के साथ, हालांकि सबके साथ होता है, चाहे वो बहुत बड़ा कोई कोडर हो या फिर बहुत बेसिक जो स्टार्ट कर रहा हो उसके साथ भी होता है। जब आपके सामने प्रॉब्लम आती है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते हो, आपको समझ में नहीं आता है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ ख़त्म होगा ये प्रॉब्लम। तो आप क्या करते हो, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हो। मेरे हिसाब से आपको देखना भी चाहिए। अगर आप कोशिश करते हो 1 घंटे 2 घंटे लग गए, आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए, तो मेरे हिसाब से आपको हिंट लेना चाहिए, आपको देखना चाहिए कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आप लीड कोड के डिस्कशन में जाके देख सकते हो, यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, आप कहीं से भी रिसोर्स फॉलो कर सकते हो।
लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आज आपने हिंट देख के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया तो उस प्रॉब्लम को आपको मार्क करना है रिवीजन के लिए, ताकि आप 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद उस प्रॉब्लम को ट्राई करो कि खुद से सॉल्व कर पाओ। अगर आपने उस प्रॉब्लम को दोबारा से खुद से सॉल्व नहीं कर पाया, इसका मतलब कुछ तो कमी है। आपको फिर से उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ था और आप क्या चीज़ मिस कर रहे हो। इससे ये होगा कि आपकी जो कमियां हैं, आप किस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर में फेल हो रहे हो या फिर किस एल्गोरिदम में फेल हो रहे हो, ये आप समझ पाओगे। और इससे ये होगा कि आप अपनी कमियों को जब लिखते जाओगे तो लास्ट में उन पे ज़्यादा फोकस करके उनको अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। तो ये प्रैक्टिस का पूरा एक फेज चलने वाला है जो कि 7-8 महीने 6 महीने तक चलना चाहिए और एक कंटिन्यूअस होना चाहिए। जब आप 6 महीने तक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते हो तो आपके जो डेली लाइफ है उसमें ये चीज़ अपने आप आ जाती है, आपका एक हैबिट बन जाता है कि आप डेली 1-2 प्रॉब्लम लीड कोड का सॉल्व करोगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि 6 महीने तक आप प्रैक्टिस किए और उसके बाद छोड़ दिए, यानी कि आप फर्स्ट ईयर में 6 महीने तक प्रैक्टिस किए उसके बाद छोड़ दिए और आप बाद में बोलते हो कि मुझे जॉब नहीं मिली। मेरे कहने का मतलब ये है कि 6 महीने तक अच्छे से करो प्रैक्टिस और उसके बाद आपकी जब हैबिट बन जाती है तो उसको फॉलो करते रहो। दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है वो है इंटरव्यू के लिए खुद को प्रिपेयर करने का। हालांकि अभी तक जो आप काम कर रहे थे वो भी वही था, आप खुद को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन ये जो फेज है ये 2-3 महीने का होता है मोस्टली। इसमें आपको क्या करना होता है कि अभी हमने लास्ट फेज में क्या बात किया कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है उसको नोट डाउन करो, उसका सॉल्यूशन देखो, समझो, फिर उसको मार्क करो कि दोबारा से उसको सॉल्व करना है और दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करो। ऐसे करते करते 6-7 महीने का जो प्रैक्टिस सेशन था आपका, उसमें कुछ कुछ आपको नोट्स ऐसे मिलेंगे, कुछ कुछ आप ऐसे समझ पाओगे कि मैं इस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर में वीक हूँ, इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम के जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो मैं सॉल्व नहीं कर पाता हूँ। उन चीज़ों को आप नोट डाउन करते रहोगे और उन पे फोकस करोगे इस फेज में जिसमें आप एक्चुअल में इंटरव्यू के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हो। आप उन नोट्स को फॉलो करोगे जिनमें आपने लिख रखा है कि इस पर्टिकुलर फील्ड में मैं कमज़ोर हूँ, इसमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इसी टाइम के दौरान आपको मशीन कोडिंग पे भी फोकस करना है। मशीन कोडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इंटरव्यूज़ के लिए इसको ज़रूर से मार्क करके रखना। मोस्टली इंटरव्यूज़ में अब मशीन कोडिंग होती है। इसके बाद आपको उसी टाइम के दौरान खुद को प्रिपेयर करना है CS के फंडामेंटल्स के लिए। आप जो भी CS के फंडामेंटल्स हैं उनको पढ़ो, आपने जो नोट्स बनाए थे उनको पढ़ो ताकि चीज़ें रिवाइज हो सकें, क्योंकि आपने इन चीज़ों को 8-9 महीने पहले पढ़ी थी और अभी शायद वो चीज़ें भूल गई हों। तो आप जो भी नोट्स बनाए थे उनको रिवाइज करो, उनको पढ़ो और खुद को प्रिपेयर करो। और दोस्तों, अब आता है लास्ट फेज जो कि 1-2-3-4 महीने, जितना महीना लेना चाहो ले सकते हो, वो होता है रिवीजन का। रिवीजन में मोस्टली आपको सारी चीज़ों को कंपाइल करना है, मॉक इंटरव्यूज़ देने हैं, आपको जो भी आपकी कमियां हैं उनको सुधारने की ज़रूरत होती है, उसमें सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है। मॉक इंटरव्यूज़ दे सकते हो आप अपने दोस्तों को, अपने सीनियर्स को, हो सकता है कि आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त हो, रूममेट हो, उसको आप मॉक इंटरव्यूज़ दे सकते हो और उससे समझ सकते हो कि आपको किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये कंप्लीट रोड मैप था जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और किस सीक्वेंस में पढ़नी है। हालांकि आप में से जो लोग वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग फर्स्ट ईयर में होंगे, बहुत सारे लोग सेकेंड ईयर में होंगे, थर्ड ईयर में होंगे, और अगर आपके पास 1 साल से ज़्यादा टाइम है, यानी आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, फाइनल ईयर में भी हो, और अगर आप 7th सेमेस्टर में हो, तो आप ये मेरी बात ज़रूर से सुनना। वो ये है कि अगर आपको पास 1 साल से अधिक है इंटरव्यू प्रिपरेशन में, तो आप इन चीज़ों को पढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो जिससे कि आपका रिज्यूमे स्टैंड आउट कर सकता है। क्योंकि देखो, जॉब तभी मिलेगी जब आपका रिज्यूमे स्टैंड आउट करेगा, और ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको टाइम से इन चीज़ों के बारे में नहीं मालूम पड़ा तो शायद बहुत लेट हो जाएगा। जो पहली चीज़ है उसको मैंने पॉइंट आउट भी किया था इस वीडियो के शुरू में, वो ये है कि आपको कॉन्टेस्ट्स में पार्टिसिपेट करना है और अपनी रैंकिंग अच्छी करनी है कोडसेप पे, कोडफोर्सेस पे, लीड कोड पे। अगर आपकी रैंकिंग बहुत अच्छी होती है कोडसेप पे या फिर कोडफोर्सेस पे, और ये सारी चीज़ें अगर मेंशन होती हैं आपके रिज्यूमे में, तो इससे ये पता लगता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छी है।
जिससे कि आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे कोडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेस्ट्स होते हैं, जैसे ICPC के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। रिसर्च करना इसके बारे में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो इन कॉन्टेस्ट्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, ओपन सोर्स से रिलेटेड जो हैकाथॉन्स या फिर कॉन्टेस्ट्स होते हैं, जैसे GSOC के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। इसमें कोशिश करो, आप पार्टिसिपेट करो, खुद के प्रोजेक्ट्स बनाओ। हालांकि इस समय सारे जो कॉलेजेस हैं उनमें हैकाथॉन्स होते हैं, जो सोसाइटीज़ होती हैं हैकाथॉन्स कराती हैं, अलग अलग कॉलेजेस हैं जो हैकाथॉन्स कराते हैं, उनमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। उनमें पार्टिसिपेट करने का ट्राई करो, प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करो, अपने रिज्यूमे में मेंशन करो कि आपने यहाँ पे हैकाथॉन किया है, ये प्रोजेक्ट बिल्ड किया था। इसके साथ साथ कोशिश करो कि कॉलेज के दौरान इंटर्नशिप करो। वो रिसर्च इंटर्नशिप हो सकता है, वो किसी कॉर्पोरेट कंपनी में इंटर्नशिप हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता। आप इंटर्नशिप करो जिससे कि आपको रियल वर्ल्ड जो बाहर की दुनिया है उसके बारे में मालूम पड़ सके। क्योंकि एक बहुत सिंपल लाइन है जिसके बारे में मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। अभी कॉलेज में माइक्रो प्रोसेसर्स के बारे में पढ़ाया जाता है, बहुत पुराने माइक्रो प्रोसेसर जो अभी यूज़ भी नहीं होते। अभी क्वांटम की बात हो रही है, गूगल ने विलो के बारे में अभी बात किया कि कितनी ज़्यादा फास्ट प्रोसेसिंग हो गई है। फिर भी कॉलेजेस में ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जिनका अभी के टाइम में कोई यूज़ नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत हो। देखो, अगर कोई कंपनी किसी को हायर करती है तो इसलिए हायर करती है कि अगला स्टूडेंट आके मेरे लिए काम करे। अगर स्किल गैप रहेगा, कंपनी को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल नहीं करते हो, तो वो कंपनी आपको हायर नहीं करेगी। सिंपल, बहुत सिंपल बात है, डिमांड एंड सप्लाई की बात है। तो आप कोशिश करो, इंटर्नशिप्स करो, हैकाथॉन्स में जाओ, सीनियर्स से बात करो, जो लोग की प्लेसमेंट हो चुकी है उनसे बात करो, जानने की कोशिश करो कि किन चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है। कॉलेज से थोड़ा सा बाहर निकलने का ट्राई करो। तो ये एक कंप्लीट वीडियो थी दोस्तों, जिसमें मैंने आपको बताया अगर आप SD1 जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है, कैसे पढ़ने की ज़रूरत है, किस सीक्वेंस में पढ़ने की ज़रूरत है। हालांकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन जो लोग भी इस वीडियो को यहाँ तक देखे होंगे उनको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, और शायद अगर वो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।